जय हिंद, जोहार दोस्तों। स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे झारखंड ज्योग्राफी का 18वां क्लास। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड में जो आपदाएं आती हैं, यानी कि झारखंड में आपदा और उससे निपटने हेतु आपदा प्रबंधन। साथ ही हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि नेशनल लेवल पे जो है, यानी कि पूरे भारतवर्ष में आपदा से निपटने के लिए कौन कौन सी कमेटियां गठित की गई हैं। ठीक है, उनके अध्यक्ष कौन हैं, कितने मेंबर होते हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए जो अधिनियम बनाया गया है उसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं। और हम लोग फिर क्या देखेंगे, झारखंड राज्य में जो है वो आपदा से निपटने के लिए कौन कौन सी कमेटियां गठित की गई हैं, उनके अध्यक्ष कौन होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन से ऐसी धाराएं हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण हो और तथा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, साथ ही हम लोग देखेंगे कि आपदा से निपटने के लिए झारखंड में किस किस प्रकार की कमेटियां गठित की गई हैं और कौन कौन से उपाय इसमें लागू किए गए हैं। ठीक है, साथ ही हम लोग देखेंगे कि जिला लेवल पे कौन कौन से उपाय किए जाते हैं और जिला लेवल पे आपदा प्रबंधन या आपदा को निपटने के लिए उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रखंड स्तर पे कौन होते हैं और ग्राम स्तर पे कौन होते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और यह वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं आपदा प्रबंधन से एक या दो क्वेश्चन श्योर है कि वो आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यह झारखंड ज्योग्राफी सीरीज का 18वां क्लास है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले 17 क्लास आ चुके हैं, तो अगर आप नए हैं तो आप पहले जाके हमारा 17 क्लास आप देख सकते हैं स्टडी फॉर गोल्स चैनल में, वो आपका मिल जाएगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, झारखंड में आपदा प्रबंधन। झारखंड में आपदा और आपदा प्रबंधन। ठीक है, तो उससे देखने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपदा क्या होता है। तो ऐसी दुर्घटनाएं जो अचानक घटित होती है तथा उनके प्रभाव स्वरूप जीवन और संपत्ति की व्यापक हानि होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, जीवन संपत्ति, ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हानि होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपदा जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक आपदा और एक होती है मानव जनित आपदा। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, प्राकृतिक गतिविधियों से उत्पन्न आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात इत्यादि को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। दोस्तों, गुजरात में जो है भुज एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। ठीक है, जिससे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में जान माल की क्षति हुई थी। ठीक है, यानी कि जीवन की क्षति हुई थी, आपका संपत्ति का नुकसान हुआ था, इसलिए उसको आपदा कहा गया था। ठीक है, यानी कि इसको ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भुज में जो है, गुजरात के भुज में जो है वो भूकंप कब आया था, तो 26 जनवरी 2001 को। तो ये किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मानव जनित आपदा। मानव जनित गतिविधियों या कारणों से उत्पन्न आपदा को क्या बोलते हैं, मानव जनित आपदा बोलते हैं। ठीक है, और इसके क्या क्या कारण है, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया युद्ध हो गया, जैसे आपका वो देख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार जो है, ये क्या एक तरह से मानव जनित आपदा है। इसमें बहुत ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ था और आपका साथ साथ जीवन की क्षति भी हुई थी। साथ ही आपका परमाणविक घटनाएं भी हैं, जैसे आप सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो आपको शायद ही याद होगा कि 6 अगस्त को जो है अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा में लिटिल बॉय करके एक बम का विस्फोट किया गया था, परमाणु बम का विस्फोट, और ये आपका कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को। फिर 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे, ठीक है, दूसरे टापू में जो है, यानी कि आइलैंड में, और एक बम गिराया गया था जिसका नाम क्या है, फैटमैन है। ठीक है, तो ये जो है ये किस तरह की आपदाएं हैं, मानव जनित आपदाएं हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि मानव द्वारा निर्मित एक परमाणुक बम है और उसको अगर हम क्या करते हैं, मानव द्वारा कहीं दूसरे जगह पे उसको गिराया जाता है, तो उससे क्या होता है, भारी मात्रा में जीवन की क्षति होती है और संपत्ति का नुकसान होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं और मानव जनित आपदा किसे कहते हैं। साथ ही एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 3 दिसंबर 1984 को एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ठीक है, वहाँ पे एक गैस यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है रात के टाइम जो है ये लीक कर गया था, जिससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उसके अगल बगल के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मृत्यु हो गई थी और बहुत ही अधिक मात्रा में क्या हुआ था, जीवन की क्षति हुई थी। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा कि भारत में किस प्रकार की आपदाएं हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। अब हम लोग देखते हैं कि भारत सरकार जो है वो इन आपदाओं से निपटने के लिए कौन कौन से योजना, कौन कौन से प्रबंधन का काम करती है। ठीक है, तो आइए हम लोग आपदा प्रबंधन के बारे में, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता का महत्व देते हुए भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। ठीक है दोस्तों, अधिनियम कहने का मतलब हो गया कानून। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, कानून, यानी कोई अगर अधिनियम पारित होता है तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे कानून बनता है। और यहाँ पे जो कानून आपका बनाया गया वो आपदा से निपटने के लिए जो है आम लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, साथ ही साथ कोई अगर सरकारी पदाधिकारी हैं तो उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं जो आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद कौन कौन से कदम और कौन कौन सी कमेटियों के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाएगा, ये सारी चीज़ों का निर्धारण इन कानून के तहत किया गया। ठीक है, अब देखिए जो अधिनियम बनाया गया 2005 में, 23 दिसंबर 2005 को, उसमें जो है 11 अध्याय हैं और कितने 79 धाराएं। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के तहत 27 सितंबर 2006 को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
यानी कि एनडीएमए की स्थापना की गई, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष एवं कुल 9 सदस्य होंगे और जिसमें एक उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि एनडीएमए जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना की गई कब? 27 सितंबर 2006 को, ये याद रखिएगा। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत की गई? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की जो है उसकी धारा 3(1) के तहत की गई। ऐसा एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एनडीएमए की जो स्थापना की गई, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री जी होंगे। ठीक है, और इसमें कुल 9 सदस्य की जो है कमेटी होगी और उसमें से फिर आपका क्या होगा? एक उपाध्यक्ष का चयन होगा। ठीक है, उसी प्रकार आपका जो है स्टेट लेवल पे ये इसी अधिनियम की जो धारा है 14 का 1, ठीक है, के तहत संबंध मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में राज्य आपदा यानी कि आपका एसडीएमए, ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जिसमें आपका क्या है? मुख्यमंत्री जो है वो अध्यक्ष होंगे और कुल 9 सदस्य होंगे। इसमें कितने सदस्य होंगे? इसमें भी कुल 9 सदस्य होंगे और जिसमें एक उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, सेम वही चीज़ है आपका सेंट्रल लेवल पे, वही चीज़ आपका क्या हो गया? स्टेट लेवल पे हो गया। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसी अधिनियम की धारा जो है 25(1) के तहत जो है प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि डीडीएमए की स्थापना की गई है, जिसमें जो है डीडीएमए के अध्यक्ष कौन होंगे? तो जिला समाहर्ता हो सकते हैं, जिला उपायुक्त भी हो सकते हैं और जिला मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? ये जो कमेटी बनाई गई है डीडीएमए, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 7 सदस्य होते हैं। देखिए आपका सेंट्रल लेवल पे 9 सदस्य थे, स्टेट लेवल पे 9 सदस्य थे, लेकिन अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर पूछा जाए यानी डीडीएमए में कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक आपका क्या हो गया? सह अध्यक्ष हो गया। और ये सह अध्यक्ष कौन होते हैं? जनरली आपका अगर जिला परिषद आपके यहाँ पे है जिला में, तो वो आपका जिला परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वही आपका डीडीएमए के सह अध्यक्ष यानी कि उपाध्यक्ष होते हैं। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज़ें हैं, यहाँ पे मैंने जो है इसको शॉर्ट कर दिया है। एनडीएमए धारा 3(1) के तहत इसका ये स्थापना हुआ था। अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री, कुल सदस्य 9। एसडीएमए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, धारा 14(1), ठीक है, अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, कुल सदस्य 9 होंगे। डीडीएमए, ठीक है, डीडीएमए में कितनी धारा है? 25 का 1 के तहत इसकी स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन होंगे? जिला समाहर्ता, जिला उपायुक्त या फिर जिला मजिस्ट्रेट, और कुल सदस्य कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराएं जो है, इससे संबंधित कुछ ऐसी धाराएं हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में ये पूछे भी जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है? धारा 2 का डी, जिसमें आपदा की परिभाषा दी गई है। तो एग्जाम में आपके पास अगर क्वेश्चन पूछे जाएँ कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा में आपदा की परिभाषा दी गई है, या फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D में किसकी परिभाषा दी गई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपदा। ठीक है, और आपदा की परिभाषा किस में दी गई है? तो धारा 2 का डी में। ठीक है, उसकी तरह धारा 8 में जो है राष्ट्र कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। ठीक है, यानी कि देखिए एनडीएमए जो है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो आपका, उसके अंतर्गत जो है एक राष्ट्र कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। ठीक है, उसी तरह आपका धारा 51 में क्या बोला गया कि आपदा के समय जारी आदेशों का पालन करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों सजा एक साथ हो सकती है। ठीक है, और साथ ही अगर बोला जाता है कि आदेश के अनुपालन से किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो सजा जो है वो कितने? 2 वर्ष भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं धारा 56। ठीक है, धारा 56 कहता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी के द्वारा अपने कर्तव्य का पालन अगर नहीं किया जाता, आपदा के दौरान अगर वो खुद डर के भाग जा रहा है, अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा है या फिर उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो भी क्या होंगे? दंड के भागी होंगे। ठीक है, अब हम लोग झारखंड के बारे में जानते हैं कि झारखंड में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं और इनसे निपटने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कौन कौन सी कमेटियां गठन या फिर कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड में जो है वो किस प्रकार की आपदाएं आती है। ठीक है, तो झारखंड में जो है आपके देखिए भूकंप हो गया, ठीक, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, तड़ित हो गया यानी तड़ित झंझा जो लाइटनिंग होता है, उसके बाद खनन दुर्घटना हो गया, जंगल में आग हो गया और हाथियों का आक्रमण। लगभग जो है 7 प्रकार की जो है यहाँ पे आपदाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, और चलिए इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूकंप। भूकंप जो है भारत में पहले भूकंप क्षेत्रों को भूकंप की तीव्रता गंभीरता के संबंध में 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, 5 जोन में विभाजित किया था। लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने पहले 2 क्षेत्रों यानी जोन को क्या किया? एक साथ मिलाकर देश को 4 भूकंप के क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। ठीक है, यानी कि अब जो पहले 1 2 3 4 5 था, अब क्या हो गया? एक को दूसरे में मिला दिया, यानी जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि भूकंप की दृष्टि से झारखंड राज्य को न्यून जोखिम वाले क्षेत्र में रखा गया, यानी कि बहुत कम मात्रा में यहाँ पे भूकंप आता है और इनके झटके भी बहुत कम पड़ते हैं। ठीक है, तो भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को जोन 2, 3 और 4 में रखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जोन 2 में कितने जिलों को रखा गया, जोन 3 में कितने जिलों को रखा गया और जोन 4 में कितने जिलों को रखा गया है। ठीक है, तो देखिए जोन 2 में जो है कितने झारखंड के कितने जिले प्रभावित हैं? तो 7 जिले प्रभावित हैं। जोन 3 में कितने जिले प्रभावित हैं? तो 15 जिले प्रभावित हैं। और जोन 2 में कितने जिले प्रभावित हैं? तो 2 जिले प्रभावित हैं। ठीक है, आगे हम लोग मैप से देखेंगे इसको कि कौन कौन से जिले जो हैं जोन 2, 3 और 4 के अंतर्गत आता है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जोन 2 में। तो आपको यहाँ पे जो रेड कलर से दिख रहा है, ऑरेंज कलर से जो आपको यहाँ पे चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये आप सारे जो जिले हैं वो किसमें जोन 2 में आते हैं, ठीक है। जिसमें से आपका हो गया पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़। ये जो जिले हैं ये आपका जोन 2 में आते हैं, जो कि कितने 7 जिले हैं, ठीक है। जोन 3 के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपका यहाँ गढ़वा से स्टार्ट कीजिए और एकदम साहिबगंज गोड्डा तक चल जाइए, ठीक है। ऊपर वाले जितने जो है यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल को जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा किस कौन जोन 3 हो जाएगा। गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, और ये आप देख सकते हैं मध्य गोड्डा और गोड्डा का दक्षिणी भाग, साहिबगंज, मध्य साहिबगंज और साहिबगंज का दक्षिणी तथा साहिबगंज का मध्य भाग, ये आपका किसमें जोन 3 में आता है, ठीक है। उसके बाद जोन 4 में आपका कौन आता है, तो जोन 4 में आप यहाँ पे देख सकते हैं गोड्डा और आपका साहिबगंज का उत्तरी भाग, ठीक है दोस्तों। गोड्डा और साहिबगंज का कौन सा उत्तरी भाग यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका किसमें आता है, जोन 4 में आता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले जो हैं वो जोन 4 में आते हैं, यानी अत्यधिक भूकंप क्षेत्र में आते हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, गोड्डा और साहिबगंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये तो भूकंप हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग बाढ़ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाढ़ के बारे में क्या है झारखंड में, कि झारखंड के 11 जिले जो हैं बाढ़ की समस्या से क्या है प्रभावित हैं, जिनमें से साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, धनबाद, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा हजारीबाग प्रमुख है। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतने सारे जिले हैं तो आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ आपको याद रखना है कि 2008 में साहिबगंज में आकस्मिक बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला था, ठीक है। और अत्यधिक मात्रा में अगर कहीं पे अगर बाढ़ आता है तो वो आपका कौन सा जिला होगा, साहिबगंज जिला होगा, क्योंकि गंगा नदी वहाँ से प्रभावित हुई है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और हाल ही में जो है झारखंड में एक बंदरगाह का निर्माण कराया गया है, जो आपके किस जिले में है, तो साहिबगंज जिले में है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं सूखा। सूखा के बारे में देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होने के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है सूखा को, ठीक है। सूखा को देखिए 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, कौन कौन सा, सामान्य सूखा, मध्य सूखा और गंभीर सूखा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में क्या क्या डिफिनेशन है, क्या क्या क्राइटेरिया है कि सामान्य सूखा किसको बोलते हैं, मध्यम सूखा किसको बोलते हैं और गंभीर सूखा किसको बोलते हैं। तो देखिए सामान्य से 25% कम वर्षा होने पर जो होता है उसको बोलते हैं सामान्य सूखा, यानी कि बहुत कम मात्रा में सूखा, मतलब ठीक ठाक है। मध्यम सूखा किसको बोलते हैं, जहाँ पे अगर आपका 25 से लेकर 50% तक जो है वर्षा जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, मध्यम सूखा। और गंभीर सूखा किसको बोलेंगे कि 50% से कम वर्षा होने पे, यानी कि आपके यहाँ पे अगर 100 मिलीमीटर वर्षा हो रही है या फिर 100 सेंटीमीटर अगर वर्षा हो रही है और बाद में आपका अगर वहाँ पे मात्र 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो आपका यहाँ पे देखिए कमी कितना आया, 60% का आपका कमी आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये गंभीर सूखे से ये क्षेत्र क्या हो गया आपका ग्रसित है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों नोट, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि किसी क्षेत्र में सामान्य से 75% से कम वर्षा होती है तो यह जो है आपदा का रूप ले लेती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंभीर सूखा कितना, 50% से कम। अगर कहीं पे 75% से कम वर्षा होती है, यानी कि अगर कहीं किसी क्षेत्र पे 100 सेंटीमीटर पे अगर वर्षा हो रही है और वहाँ पे वर्षा का मात्रा एक साल में आपका कितना हो, मात्र 20% हो, यानी 10% हो, यानी कि आपका कमी कितना आ गया, 80% के आसपास, यानी 75 को क्रॉस कर गया ये, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, आपदा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे, 75% से अगर कम वर्षा होती है तो वो क्या हो जाता है, सूखा आपदा का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि राज्य का उत्तर पश्चिमी हिस्से में सूखा कई बार आपदा का रूप धारण कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा तथा लोहरदगा जिलों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें एक क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि झारखंड के किस क्षेत्र में अत्यधिक सूखा से प्रभावित होता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, यानी कि गढ़वा पलामू वाला जो एरिया है उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि झारखंड में सूखा से प्रभावित वर्ष, यानी कौन कौन से वर्ष में अत्यधिक मात्रा में झारखंड में सूखा मतलब पड़ा है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2010, ठीक है, यानी कि देखिए 2022 यानी कि पिछले वर्ष तो सूखा पड़ा ही था, ठीक है। और इससे जस्ट 12 साल पहले भी बहुत भयानक वर्ष झारखंड में सूखा पड़ा था, ठीक है। तो 2010 में हम देखेंगे कि सूखा का प्रकार क्या था, गंभीर सूखा था, जिसमें आपका 24 में से 12 जिले गंभीर सूखे से ग्रस्त थे। एक्चुअल रेनफॉल कितना हुआ था, 578.4 mm, ठीक है दोस्तों। ऐसे झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा कितना, 140 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 1400 mm। उसमें से आपका कितना रेनफॉल हुआ था वहाँ पे, यानी कि वर्षा हुई थी 578.4 mm वर्षा हुई थी 2010 में। उसके बाद देखते हैं डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल रेनफॉल कितने की नुकसान हुई थी, यानी कि मतलब और दिन कितना होता था, यानी अन्य साल में यानी दूसरे साल में कितना होता था और 2010 में कितना हुआ था, तो उसमें कमी कितना आया था, 513.6 mm वर्षा वहाँ पे नहीं हुई थी। और परसेंटेज की बात किया जाए तो आपका कितना 47% यानी कि कमी हुई थी वर्षा का। 2022 में देखते हैं कि ये किस प्रकार का सूखा है, तो सामान्य सूखा है। 24 में से 22 जिले जो हैं सूखे से ग्रस्त है 2022 में, और एक्चुअल रेनफॉल कितना हुआ है 817.6 mm, ठीक है दोस्तों। डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल रेनफॉल जो है वो कितना है 205.3 mm है, ठीक है। और इसका परसेंटेज कितना है 20% है, ठीक है, यानी मात्र 20% मतलब कम वर्षा यहाँ पे हुई थी, ठीक है 2022 में।
आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि वर्ष 2022 में झारखंड राज्य के 24 में से 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, ठीक है। और पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा यानी कि 2 जिले, 24 जिले में से 2 ही जिले बाद हैं, तो वो कौन से जिले हैं? एक पूर्वी सिंहभूम है और एक सिमडेगा है। इन दोनों को छोड़कर सभी जिले जो हैं वो आपको क्या सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं। और कुल कितने प्रखंड हैं? तो 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना जो है, इसके तहत झारखंड सरकार जो है सूखाग्रस्त इलाके के प्रत्येक किसान परिवार को कितने रुपए जो है दे रहे हैं? तो 3500 रुपये जो है वो आपको हर्जाने के तौर पे दिया जा रहा है, ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो है सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? तो वो आपका क्या है? पलामू है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, वो कौन सा जिला है? पलामू जिला है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों तड़ित यानी कि लाइटनिंग। वर्षा के दिनों में चमकने वाले बिजली का जमीन पर गिरना ही क्या कहलाता है? तड़ित कहलाता है, ठीक है। लाइटनिंग के कारण झारखंड में प्रत्येक वर्ष अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इस आपदा से मुख्य रूप से प्रभावित जिला कौन कौन सा है? पलामू, चतरा, लातेहार, गुमला, रांची, गिरिडीह तथा कोडरमा, ठीक है। आपको ये सभी जिले याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे। झारखंड राज्य के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान यानी कि स्कीपा द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान यानी कि स्कीपा, ठीक है, जो आपको ट्रेनिंग देता है। तो याद रखेंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तड़ित यानी लाइटनिंग से संबंधित जो है प्रशिक्षण, यानी लाइटनिंग से बचने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है किनके द्वारा दिया जाता है? तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था यानी कि स्कीपा के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं खनन दुर्घटना। तो खनन दुर्घटना के बारे में हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य में देश के कुल खनिज का लगभग कितना 40% भंडार जो है वो आपका झारखंड में सिंचित है। खनन के दौरान होने वाली दुर्घटना जो है वो कौन कौन सी है? तो खानों का धंसना, मजदूरों का खनन से निर्मित गड्ढे में गिर जाना, खनन क्षेत्र में पानी भर जाना, खनन से होने वाली प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ये सारी समस्याएं हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में खनन के दौरान होने वाली कौन कौन सी दुर्घटनाएं इनमें से है। उसमें से आपको 3 दे देंगे, एक और नहीं देंगे, तो उसको आपको टिक करना है। जैसे कि पूछ देगा कौन सी नहीं है तो उसमें आपको टिक करना है, पूछ देगा कौन सा है तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। या फिर तीनों दे देगा और नीचे में दिख देगा कि उपरोक्त सभी। इस टाइप से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए खनन से बचाव के उपाय क्या है? तो मजदूरों को समय समय पर प्रशिक्षित करना, धसाव के समय त्वरित राहत प्रणाली को विकसित करना, उत्पादक प्रदूषकों के प्रति जागरूक करते हुए मास्क के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करना, निर्मित गड्ढे को तत्काल भर देना, यानी कि जो गड्ढा हो जाता है उसको बालू या फिर मिट्टी के द्वारा जो होता है खनन, जो आपका खनन किया जाता है उसको भर दिया जाना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं आगे दोस्तों कि भारत सरकार के सबसे प्रसिद्ध कोयला खान झरिया कोलफील्ड में 1880 ईस्वी के दशक से ही वहाँ पे क्या आग लगी हुई है, जो आज तक लगी हुई है, ठीक है, जो कि आपदा का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। और इसके आसपास का पर्यावरण जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर में हाथियों का आक्रमण। हाथी जो है झारखंड का एक राजकीय पशु है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस है। झारखंड में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना सिंहभूम क्षेत्र में 26 सितंबर 2001 में किया गया था। यह देश का प्रथम गज आरक्ष्य है और इसका विस्तार कितना है? 13,440 वर्ग किलोमीटर पे ये जो है गज आरक्ष्य आपका फैला हुआ है। दोस्तों ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का पहला गज आरक्ष्य जो है वो किस राज्य में है? तो झारखंड में। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि 1992 ईस्वी में एशियाई हाथों के स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सिटू हेतु हाथी परियोजना जो है वो आपका कहाँ पे ये किया गया था? प्रारंभ किया गया था। तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में उसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको। आगे हम लोग देखते हैं क्या हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है। देखिए आपदा के रूप में क्या होता है कि आपका जैसे बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, आपका चाईबासा हो गया, फिर इधर आप पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र सरायकेला खरसवां क्षेत्र में क्या होता है? हाथियों का जो है झुंड कभी कभी गांवों में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पे क्या बहुत जैसे कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है और फिर घर में तोड़ फोड़ भी कर दिया जाता है। तो इसका क्या कारण है? आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखिए पहला कारण क्या है? इनके प्राकृतिक आवास से मनुष्य का हस्तक्षेप कर देना, यानी कि देखिए जंगलों को काटिएगा तो उसका जो प्राकृतिक आवास है वो तो वहाँ पे मनुष्य का हस्तक्षेप होगा, तो वो लोग फिर क्या करते हैं? आपका शहर की ओर से आने लगते हैं, गाँव घर में घुसने लगते हैं। दूसरा कारण क्या है कि वनों के कटाव के कारण अपने प्राकृतिक आवास से वो क्या होते हैं? पलायन को मजबूर हो जाते हैं। और तीसरा कारण क्या है कि सुगंधित महुआ फूलों की ओर से ये क्या होता है? आकर्षित भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए हाथियों से जो है बचाव के उपाय क्या है। हाथियों के प्राकृतिक आवासों में हस्तक्षेप करना बंद करने से संबंधित विषयों में लोगों को जागरूक करना होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आक्रमण के पश्चात ढोल नगाड़े की आवाज़, आग तथा मिर्च के गंध द्वारा उन्हें भगाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों ये जो वीडियो है ये वीडियो जो है आपका आपदा प्रबंधन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 अभी आना बाकी है जिसमें मैं आपको झारखंड में आपदा के बारे पार्ट 1 में क्या पढ़े? झारखंड में आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है। और उसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे 20-25 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर गोल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों।